जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया यानी कि बजटरी प्रोसेस इन पार्लियामेंट। हम देखेंगे कि संसद में बजट किस तरीके से पारित किया जाता है। बजट तो आप लोगों को पता ही होगा, और यदि नहीं भी पता है तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम जानेंगे कि बजट क्या होगा, क्या होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है बजट का। मेनली सरकार जो भी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप, सारी चीज़ें हैं ना बजट के माध्यम से ही होती है। सरकार जो भी खर्चे करती है वो सब बजट के अंतर्गत ही आते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य पे करती हो, शिक्षा पे करती हो, औद्योगिकरण, जो सब्सिडीज़ देती है सरकार महिलाओं को, सब किस में आते हैं, सब बजट में ही आते हैं। और हम बजट के माध्यम से जानेंगे कि सरकार अपना कार्य कैसे करती है। जो मंत्रालय होते हैं, विभिन्न मंत्रालय, वो अपना कार्य कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बजट, सबसे पहले बजट शब्द के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए जो बजट होता है, तो बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से विकसित किया गया है। बजट कहाँ से, बजट जो शब्द है वो कैसे विकसित हुआ है, तो जो बजट शब्द है वो फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, फ्रेंच भाषा का एक शब्द बुजेट से विकसित किया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, इसका बुजेट का अर्थ फ्रेंच भाषा में क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि चमड़े का थैला। ठीक है ना, अर्थात लेदर बैग। ठीक है, और ये बजट शब्द भी वहीं से विकसित किया गया है। सबसे पहले इसका जो उपयोग है वहीं पे किया गया था। अब हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में बजट संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, और एक और बात दोस्तों, यदि आप पूरा वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बजट के बारे में अच्छी जानकारी होगी, अन्यथा यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कम जानकारी होगी। दोस्त हमें मत दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान, ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में बजट का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के किस आर्टिकल में बजट का प्रावधान किया गया है, तो 112 में बजट का प्रावधान किया गया है। मतलब बजट एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, मतलब इसे बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, ये समझिए आप। किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो राष्ट्रपति हैं वो क्या होते हैं, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। यदि राष्ट्रपति के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं तो प्लीज़ दोस्तों देखिए, मैंने इस राष्ट्रपति पे बहुत डिटेल से वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए संविधान के आर्टिकल 112 में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति वो क्या करते हैं, हर वित्तीय वर्ष यानी कि हर साल, हर वित्तीय वर्ष यानी कि हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, ये जो बजट होता है वो इसकी अवधि कितनी होती है, कितने दिनों का बजट होता है इसमें, तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की भारत सरकार की सभी अनुमानित, मतलब जो जितनी भी भारत सरकार जितना भी खर्च करती है, जो व्यय करती है और जितना उसको प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे आपके घर में खर्च होता है, पैसा आता भी है और खर्च भी होता है, ठीक उसी प्रकार जो संसद है, जो भारत सरकार है, उसके सभी खर्च और वो व्यय का जो विवरण है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। अब आपको पता, अब आप ये सोच रहे हो संसद, यदि आपको कुछ बच्चों को नहीं पता रहता है जैसे संसद, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में संसद के बारे में दिया गया है। संसद में लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। तो राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष यानी कि दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष बजट को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और बजट में क्या होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यानी कि पूरे एक साल का भारत सरकार का खर्च और भारत सरकार ने जो पैसा प्राप्त किया है सरकारी कंपनियां टैक्स के माध्यम से, उसका व्यय होता है। ठीक है, मतलब जो आय और व्यय दोनों होते हैं, और ये संसद के समक्ष कौन रखते हैं, तो राष्ट्रपति रखते हैं। देखिए दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, जब तक आप चीज़ों को बार बार नहीं सुनेंगे, जब तक चीज़ों को बार बार नहीं बोलेंगे, तब तक आपको याद नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए।
और आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं आपका एग्ज़ाम निकल जाए। और एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए बजट में 2 प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। तो बजट जो होता है उसमें कितने प्रकार के व्यय जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कितने प्रकार के शामिल होते हैं। तो बजट में 2 प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। पहला होता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। जो भारत है, भारत की जो संचित निधि है, संविधान के आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है। तो संचित निधि का फिर जो भारत व्यय होता है, तो पहला व्यय यही होता है भारत निधि की, जो भारत सरकार की जो संचित निधि है उस पर भारत व्यय पहला व्यय। और दूसरा व्यय होता है भारत की संचित निधि से किए जाने वाला व्यय। देखिए जो पहला व्यय हमने पढ़ा वो भारत व्यय था और ये है भारत की संचित निधि से किए जाने वाला व्यय। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, वो भारत की संचित निधि से किए जाने वाला भारत व्यय था, भार था उस पर। ठीक है ना, क्योंकि वो भारत व्यय था और ये नॉर्मल व्यय है। ठीक है, देखिए नोट डाल के एक चीज़ लिखी जा रही है कि भारत की संचित निधि पर भारत व्यय पर केवल सदन में चर्चा की जाती है। अब देखिए जो भारत व्यय है, जो हमने पहले देखा, जो भारत व्यय है उस पर सदन में चर्चा की जाती है। सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या होती है, जो भारत व्यय जो भी उसमें व्यय होता है, जो खर्च होते हैं उस पर क्या होती है, सदन में चर्चा होती है कि उस पर जो भारत व्यय है उस पर कहाँ कहाँ खर्च किया गया है। दोनों सदन चर्चा करते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन देखिए कहा जा रहा है कि लेकिन मतदान नहीं किया जा सकता। जो भारत व्यय है उस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या करते हैं, दोनों चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति को वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो संवैधानिक पदों पर, अब आप ये करेंगे संवैधानिक पद यानी कि जिन व्यक्तियों का जिन पदों का उल्लेख संविधान में किया गया है उन्हें संवैधानिक पद कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम, अच्छा इसमें दिया भी तो है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। इन सब का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है, और इन सभी को जो वेतन दिए जाते हैं, जो भत्ते दिए जाते हैं, वो कहाँ से दिए जाते हैं, तो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। दोस्तों मैंने भारत की संचित निधि पर भी वीडियो बनाया है। यदि आपको समझ में संचित निधि के बारे में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ दोस्तों संचित निधि का वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार शॉर्ट में रिपीट करेंगे। हमने बजट के बारे में देखा कि बजट शब्द बुजेट, जो फ्रेंच भाषा के जो बजट है उससे बना हुआ है। ठीक है, फिर हमने देखा संविधान के आर्टिकल 112 में बजट के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जो बजट है वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बार बार जब तक आप बार बार चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने से आपको चीज़ें कभी समझ में नहीं आएंगी, बार बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं और उसमें कितने, जो भारत का जो बजट होता है उसमें 2 प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। एक तो जो भारत की संचित निधि है उसका भारत व्यय और भारत की संचित निधि से किए जाने वाला व्यय, 2 प्रकार के व्यय देखे हमने। अब हम जैसे हमने देखा कि संचित निधि पर कोई मतदान नहीं होता है, केवल चर्चा होती है। और संवैधानिक पदों पे जितने भी संवैधानिक पद होते हैं उन्हें कहाँ से जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो भारत की संचित निधि से। ठीक है, इतना समझ में आया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आए ना तो प्लीज़ दोस्तों विनती है आपसे, रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और यदि समझ में आ रहा है तो भी 30 सेकंड के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चल सके जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जिस तरीके से व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन पढ़ने का उपयोग तभी होता है जब उसका एग्ज़ाम निकले, चाहे वो जिस भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी हो, सीसीसीएससी हो, पीसीएस हो, या एनीवन, सीसीएस या एनडीसीए, इसी तरीके से कोई पढ़ा रहा है, जब तक किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है,
हम देखेंगे संसद में बजट पारित करने की प्रक्रिया कि संसद में बजट किस तरीके से पारित होता है। ठीक है, तो देखिए संसद में बजट पारित करने की लंबी प्रक्रिया होती है। क्या कह रहे हैं कि जो संसद में जो बजट होता है, बजट को पारित करने की लंबी प्रक्रिया होती है और यह निम्नलिखित 6 चरणों से होकर गुजरती है। अब हम देख रहे हैं, देखिए इसको यदि आपने देखा तो बजट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि एक तो ये इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है और ये पॉलिटी में भी इसका वर्णन किया गया है। तो देखिए ये निम्नलिखित 6 चरणों से होकर गुजरती है बजट पारित करने की क्रिया। शॉर्ट में देखेंगे, सबसे पहले क्या होता है, बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। हमने अभी देखा कि राष्ट्रपति जी जो होते हैं वही बजट का प्रस्तुतिकरण करते हैं। पहले बजट का, तो पहली प्रक्रिया में बजट प्रस्तुत होता है, दूसरे में आम बहस होती है, तीसरे में विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। जो विभाग की बहुत सारी समितियां होती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, है ना, इन सब समितियों के बारे में पढ़ा होगा आपने, मैंने इन पे भी वीडियो बनाए हैं। तो इन समितियों के द्वारा जांच होती है। फिर चौथा है अनुदान की मांग पर मतदान होता है। अनुदान यानी कि जो पैसे मांगे जाते हैं उस पर मतदान होता है। पांचवी प्रक्रिया में विनियोग विधेयक पारित होता है। ठीक है, पांचवी प्रक्रिया में क्या होता है, विनियोग विधेयक पारित होता है। और छठी प्रक्रिया में जो छठी प्रोसेस होती है 6 में वित्त विधेयक पारित होता है। ठीक है ना, लास्ट टाइम आपका वित्त विधेयक पारित होता है। तो एक बार हमने देखी 6 को देखा और इन 6 चरणों से जब प्रक्रिया पूरी होती है तब आपका बजट पास होता है। और जब बजट पास हो जाता है तो क्या होता है, सरकार को पैसा मिलता है और वो फिर से काम करती है। ठीक है, इतना देखा हमने। तो देखिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। देखिए सर्वप्रथम मंत्रियों के द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट पर भाषण दिया जाता है मेन रूप से। देखिए बजट तो राष्ट्रपति प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है, लेकिन मंत्रियों द्वारा, जैसे बहुत सारे मंत्री होते हैं ना, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री होते हैं ना, स्वास्थ्य मंत्री हो गए, विदेश मंत्री और जो कृषि मंत्री, ये जो मंत्री होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये सारी रिपोर्ट किसको देते हैं, राष्ट्रपति पर। और फिर राष्ट्रपति उस बजट को जब सदन में प्रस्तुत कर देते हैं तब इन्हीं मंत्रियों द्वारा, सर्वप्रथम मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है और किए जाने के बाद बजट पर भाषण दिया जाता है। राष्ट्रपति जो बजट पेश करते हैं तो उन पर जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, भाषण देते हैं। अरे भाई भाषण तो देंगे ना, अब भाषण तो देंगे कि हमने ये किया है। स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे, देखिए हमने इतने अस्पतालों की उच्चतम इतना फ्री इलाज कराया, आयुष्मान भारत योजना चलाई। शिक्षा मंत्री बताएंगे कि हमने इतने लोगों को स्कॉलरशिप दी, फ्री एजुकेशन कराया, इस तरीके से बताएंगे सब। ठीक है ना, तो इनको भी याद रखिए। दूसरी प्रोसेस में क्या होता है, जैसे बजट का प्रस्तुतिकरण, हमें 6 को ही शॉर्ट, जैसे ये 6 पॉइंट थे ना शॉर्ट में, हम इन्हीं को ही लॉन्ग में पढ़ रहे हैं, इस तरीके से देख सकते हैं आप। ठीक है, तत्पश्चात बजट पर आम बहस होती है। अब देखिए मंत्री द्वारा भाषण दे दिया गया है, अब क्या होती है, बजट पर आम बहस होती है। इसके अंतर्गत बजट पेश होने के बाद 3-4 दिनों तक लोकसभा में उस पर समग्र रूप से बहस होती है। देखिए जब बजट का प्रस्तुत होता है ना, प्रस्तुत हो गया पहली प्रक्रिया में, दूसरे में हमने देखा कि देखिए आम बहस, तो 3-4 दिनों तक क्या होती है, लोकसभा में जम के बहस होती है लोकसभा में, क्योंकि जितने भी मंत्री होते हैं सब लोकसभा में होते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सब कहाँ होते हैं, लोकसभा में ही होते हैं। जितने भी मंत्रिपरिषद सब लोकसभा में ही बहुमत होता है। तो वर्तमान में मोदी जी है, वो भी कहाँ, लोकसभा में। तो देखिए क्या है कि बजट पर अच्छे से प्रक्रिया होती है, जम के 3-4 दिनों का बातचीत होती है। 3-4 दिनों पर बजट प्रस्तुत होने के बाद अच्छी बढ़िया बातचीत होगी। अगली प्रोसेस में तीसरी प्रक्रिया में क्या होता है, आम बहस के बाद सदन में 1 माह के लिए स्थगित हो जाता है। देखिए आम बहस हो गई है, फिर भैया क्या होता है, सदन जो होता है वो 1 माह के लिए, ठीक है ना, सदन क्या होता है 1 माह यानी 1 महीने के लिए स्थगित हो जाता है, बढ़िया से स्थगित हो जाता है। इसीलिए आने वाले 31 मार्च के बाद सरकार को खर्चों के लिए धन की व्यवस्था करना ज़रूरी है, क्योंकि जो बजट होता है, क्योंकि सरकार को फिर आने वाला जो 31 मार्च है ना, जो 31 मार्च, अप्रैल से 31 मार्च तक बजट चलता है, तो आने वाले 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है ना बजट, तो आने वाले 31 मार्च तक जो सरकार के लिए क्या होती है, धन की ज़रूरत भी तो होती है। अब आपने खर्च वर्च किया है तो पैसों की ज़रूरत भी तो पड़ेगी, याद रखिए। ये चौथी प्रक्रिया है। देखिए चौथी प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए चौथी प्रक्रिया में इसी के संदर्भ में लोकसभा अपने स्थगन से पहले
और आने वाले अप्रैल एवं मई महीने के लिए एक विधेयक पारित करती है। लोकसभा में होता है ये सब, तो लोकसभा अपना एक विधेयक भी पारित करती है। इस विधेयक में प्रायः साल भर के खर्चों के अनुमान की 1/6 राशि 2 महीनों के व्यय के लिए सरकार को दे दी जाती है। क्या होती है, जो लोकसभा में क्या होता है, एक विधेयक पारित होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, इस विधेयक में पारित होने के बाद क्या होता है, प्रायः साल भर के जो खर्चों की अनुमानित राशि होती है कि इतना इतना खर्च हो सकता है, तो क्या होता है, उसकी 1/6 राशि 2 महीनों के व्यय के लिए दे दी जाती है सरकार को, और इसी को लेखानुदान कहा जाता है। लेखानुदान क्या कहा जाता है, जब सरकार को कोई राशि दी जाती है तो उसी को लेखानुदान कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। देखिए, लेखानुदान पारित होने के पश्चात सदन में फिर से 3-4 दिन के लिए स्थगित हो जाता है। देखिए, जब बजट पारित होता है ना, तो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा बहस होती है बजट पारित होता है तो, और कई बार सदन स्थगित भी हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, कई बार सदन क्या होता है, स्थगित भी हो जाता है। देखिए, लेखानुदान पारित होता है, इसके बाद भी सदन स्थगित होता है, तो सदन कई बार स्थगित होता है इसी प्रकार से बजट प्रक्रिया के दौरान। अगली देखिए, जब स्थगन होता है, सदन का स्थगन हो जाता है, तो देखिए इसी समय संसद की विभागीय समिति जो संसद की बहुत सारी समिति, हमने पहले भी नाम बताया आपको, लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। विभिन्न जो समितियां होती हैं, समितियों द्वारा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पेश की गई अनुदान संबंधी मांगों की विस्तार से जांच करती हैं, है ना, एवं एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। जो मंत्रालय होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय, खेल मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो मंत्रालय होते हैं ना, पर्यावरण मंत्रालय, जो मंत्री होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो मांग करते हैं ना, सरकार से पैसे की मांग करते हैं, तो ये मांग सही कर भी रहे हैं या नहीं, इसकी जांच की जाती है, किसके द्वारा, समितियों के द्वारा। इन्हीं समितियां जांच करती हैं और एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। देखिए इसमें कह रहा है, और उस रिपोर्ट में ये जांच ये बताती है कि खर्च कहाँ कितना होता है, और मंत्री जो खर्च बताते हैं वो कितना है, ठीक है ना, है ना। तो ये जो समिति होती है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। अब जो रिपोर्ट तैयार कर दी है समिति ने, तो अब इन रिपोर्टों के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय की मांग पर मतदान होता है। अब ये जो रिपोर्ट पहले ये क्या करती है, समितियां रिपोर्ट तैयार कर देती है और लोकसभा में प्रस्तुत करती हैं, और प्रत्येक मंत्रालय की मांग पर लोकसभा में मतदान होता है, ठीक है ना। मतलब कि सभी जो मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालय की इनको पैसे दिए जाने चाहिए, नहीं दिए जाने चाहिए, इसलिए उन पर मतदान होता है, यानी कि वोटिंग होती है ना। ये कि स्वच्छ मंत्रालय है या फिर जो शिक्षा मंत्रालय जो पैसे मांग रहे हैं, उस पर मतदान होता है कि इतने इन्हें दिए जाने चाहिए कि नहीं दिए जाने चाहिए, इसलिए मतदान होता है, ठीक है। ये रिपोर्ट जांच करती है सही मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, है ना, इसीलिए। तो मतदान केवल लोकसभा में ही होता है, जबकि राज्यसभा के पास मतदान की शक्ति नहीं होती है। जब भी लोकसभा के पास बहुत पावर होती है इसमें बजट पारित करने में, राज्यसभा के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो मतदान में भाग ले। लोकसभा क्या करती है, लोकसभा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उन्हीं के आधार पर मतदान करते होते हैं लोकसभा में, और जबकि राज्यसभा में मतदान नहीं होता है। मतदान केवल भारित व्यय से अलग मांगों पर होता है, और जो मतदान होता है वो हमेशा जो भारित व्यय होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो संसद में एक तो संचित निधि पर भारित व्यय और एक नॉर्मल व्यय, 2 प्रकार के व्यय होते हैं। तो मतदान जो होता है वो हमेशा भारित व्यय से अलग मांगों पर ही होता है, याद रखिए। तो देखिए, सरकार की मांगों के प्रति आमतौर पर विपक्षी दलों द्वारा सहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। देखिए, सरकार जो विपक्षी दल होता है ना, जो अपोजिशन पार्टी होती है, वो कहती है कि हम इतना पैसा नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इतना पैसा नहीं खर्च हो रहा है किसी भी मंत्रालय पर, लेकिन वो मतदान तो दे नहीं सकती है, जैसे राज्यसभा में होती है विपक्षी पार्टी, ठीक है ना, लोकसभा में भी। तो उसकी बात को कोई नहीं मानता है, लेकिन जो आपकी विपक्षी पार्टी होती है, वो जो विपक्षी पार्टी क्या करती है, जो अपोजिशन पार्टी होती है, वो क्या करती है, असहमति व्यक्त करती है पैसों के लिए कि इतने पैसे इन मंत्रालय को नहीं दिए जाने चाहिए। अलग अलग मंत्रालय होते हैं जैसे मैंने अभी बताया, तो वो असहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कटौती प्रस्ताव। तो कटौती प्रस्ताव आता ही क्यों है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो असहमति व्यक्त करती है कि मंत्रालयों को इतना पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब हम उन कटौती प्रस्तावों के बारे में पढ़ेंगे।
जो विपक्षी दल के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यह कटौती प्रस्ताव आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। जो विपक्षी दल के द्वारा जो असहमति व्यक्त की जाती है वो 3 प्रकार से व्यक्त की जाती है। 3 प्रकार से वो कटौती प्रस्ताव होते हैं। पहला है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। नीतिगत कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत सरकार की नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है। इसके अंतर्गत मांग की राशि घटा दी जाती है। ये जो नीतिगत कटौती प्रस्ताव जब अपोजिशन पार्टी लोकसभा में प्रस्तुत करती है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है, जो विपक्ष पार्टी है, वो नहीं चाहती कि सरकार को इतना पैसा मिले, तो वो क्या करती है, असहमति व्यक्त करती है कि जो राशि है, जो मांग है, जितना पैसा मंत्रालय को चाहिए उतना पैसा उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो इसके माध्यम से क्या होती है, कुछ राशि घटा दी जाती है, क्या होती है, कम कर दी जाती है। क्योंकि अपोजिशन पार्टी की भी अपनी भूमिका होती है, अपने बहुत बड़ा रोल होता है अपोजिशन पार्टी का। लोकतांत्रिक देश जहाँ होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे अपोजिशन पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो देखिए नीतिगत कटौती प्रस्ताव आता है अपोजिशन पार्टी के द्वारा, जिसमें जो मांग है वो घटा दी जाती है ना। अब हम देखेंगे दूसरा, आर्थिक या मिथ्यावादी कटौती प्रस्ताव। आर्थिक या मिथ्यावादी कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, इसके अंतर्गत मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है। ठीक है, जिसमें राशि को एक सीमा तक कम करने का प्रस्ताव होता है। ठीक है ना, जिसमें राशि को क्या होता है, एक सीमा तक कम करने का जो आर्थिक और मिथ्यावादी कटौती प्रस्ताव है, इसके माध्यम से क्या होता है, जो राशि होती है, जो विभिन्न मंत्रालयों को जो राशि दी जाती है। अच्छा, ये जो तीनों कटौती प्रस्ताव होते हैं, इनके माध्यम से असहमति व्यक्त की जाती है कि हम नहीं चाहते हैं, अपोजिशन पार्टी कहती है कि हम नहीं चाहते हैं कि सरकार को इतना पैसा मिले, और ये विभिन्न तरीक़ों से चाहती है कि सरकार का पैसा कम हो जाए। लेकिन पैसा तो सरकार को मिलता है, कम मिलता है थोड़ा इनकी वजह से, लेकिन मिलता है। ठीक है, तो ये जो आर्थिक या मिथ्यावादी कटौती प्रस्ताव है, ये जब ये प्रस्तुत किया जाता है, तब क्या होता है कि जो एक सीमा तक राशि कम करने का प्रयास किया जाता है। एक सीमा तक, ज़्यादा राशि आप कम नहीं कर सकते, एक सीमा तक राशि कम कर दी जाती है। ठीक है, पहले में राशि थोड़ी सी घटा दी जाती है, फिर एक सीमा तक थोड़ी और घटा दी जाती है। फिर हम देखेंगे सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तीसरा कटौती प्रस्ताव कौन सा है, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव है। तो यह केवल असहमति प्रदर्शन का तरीका होता है, जिसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपये की कमी की जाए। बस ये है, ये इसमें मतलब ये बस कह देती है भैया कम करो पैसा, अब इसका ज़्यादा बस तो चलता नहीं है। इसने कहा एक बार घटा दो, फिर एक सीमा तक घटा दिया। दूसरे प्रस्ताव में नीतिगत कटौती प्रस्ताव होता है, तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव में एक सीमा तक मतलब थोड़ी सी घटा देती है, और जो आर्थिक और मिथ्यावादी कटौती प्रस्ताव आता है तो उसमें एक सीमा तक घटा दी जाती है राशि। और जो सांकेतिक कटौती प्रस्ताव आता है, उसमें सरकार जो अपोजिशन पार्टी कह देती है नहीं, इन्हें इतना पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन पैसा तो सरकार को दिया जाता है। देखिए, अब हम देखेंगे जैसे ही लोकसभा अनुदान की मांग को पारित करती है, उसके तुरंत बाद लोकसभा में विनियोग विधेयक पारित हो जाता है। और विनियोग विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक होता है। इस विधेयक पर धन विधेयक के सारे प्रावधान लागू होते हैं। हम विनियोग विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, तो जो विनियोग विधेयक होता है वो पारित हो जाता है, तो जो संचित निधि है ना, संचित निधि, उससे धन निकाल लिया जाता है और सरकार को धन मिलता है। सरकार इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों को धन बांट देती है। शिक्षा मंत्रालय अपना काम करता है, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इस तरीके के मंत्रालय होते हैं, उन्हें अपना अपना पैसा मिल जाता है। तो उन्हें पैसा कब मिलता है, जब पूरा बजट, हम लोगों ने आज बजट इतना ही है, बस इतना पढ़ लिया आपने, तो बजट से इससे बाहर यदि क्वेश्चन नहीं जाएगा, यदि आपने बजट के बारे में इतना पढ़ रखा है तो बस आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार और देखिए, जैसे ही लोकसभा अनुदान की मांग को पारित करती है, तुरंत बाद ही विनियोग विधेयक आ जाता है। विनियोग विधेयक इसीलिए आता है ताकि सरकार को पैसा मिल सके। सरकार पैसे के लिए तो ये विनियोग विधेयक लाती है। जब आपने संचित निधि, भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है, जैसे ही जब भी संचित निधि से आपको धन निकालना होता है, तब विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। और विनियोग विधेयक पारित होता है
तो क्या होता है, ये लोकसभा का पूरा अधिकार होता है और सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय उनको पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बजट संबंधी सारी प्रक्रिया पढ़ी है दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़ दोस्तों। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।